एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि फेंग इनलाइटमेंट माउंटेन पर चढ़कर कल्टीवेट कर रहा होता है और उसे देखकर कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कह रहे होते हैं कि आखिर वो बंदा कितना साल का है, वो तो ऑलरेडी ऑर्डिनरी सेंट के पीक पर पहुंच गया है। इस बार तो ह्यूमन एम्पर हाउस सच में एक जीनियस को ऑब्टेन कर लिया है। तभी एक बंदा एक तरफ में इशारा करते हुए कहता है कि आखिर लैंग यूसन और सूरा दोनों कैसे कहाँ गायब हो गए हैं। दूसरा बंदा कहता है कि वो लोग कब के ही चले गए हैं, वो लोग जरूर किसी जगह पर सर्कुलेशन में कल्टीवेट कर रहे होंगे। तभी वहाँ पर यानकिंग काफ़ी तक घबराई आकर फेंग से कहने लगी होती है कि कुछ बहुत ही बुरा हो गया है। ये बोलकर वो चिल्ला कर उसे उठा देती है। इसलिए फेंग जल्दी से उठकर उसके पास जाते हुए पूछता है कि आखिर क्या हो गया है। यानकिंग उससे रोते हुए बताती है कि तुम्हारे फेंग फैमिली में कुछ टेरिबल चीज़ें हो गया है और तुम्हारे फादर को कोई किडनैप करके लेकर चला गया। जो सुनकर फेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर और गुस्से में जल्दी से बाहर जाने लगता है और बाहर अपने एकेडमी के कोर्टयार्ड में चला जाता है, जहाँ पर छूमू कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है और थंडरकोट पैलेस और श्वांतियन पैलेस के द्वारा मैंने जितने इन्फॉर्मेशन पता किया है उसके अनुसार में फेंग फैमिली को वापस चानवो कॉन्टिनेंट में रिलोकेट कर दिया गया है और दूसरा पार्टी ने अभी तक कोई भी मूव नहीं चला है। हम सभी लोगों के डिस्कशन के बाद में हमें ये पता चला है कि ये फोर्स जरूर तुमको ही टारगेट कर रहा होगा। फेंग पूछता है क्या तुम इस फोर्स का ओरिजिन पता कर सकते हो। शूमू आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि सेलेस्टियल फिनोमिनन के अनुसार में ये फोर्स 100 क्लान कॉन्टिनेंट के साउथ वेस्ट एरिया में ओरिजिनेट हुआ है। ये सुनकर फेंग पूछता है कि साउथ में कौन सा फोर्स ज़्यादा ताकतवर है। जानदोंग बताता है कि वहाँ का डोमिनेंट फोर्स नांदो क्लान है। ये बोलकर वो उससे पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। लोंग पूछता है क्या हमें टीचर लिव का हेल्प लेना चाहिए। क्योंग भी कहने लगी होती है कि हाँ, टीचर लिव हालांकि ऊपर से थोड़ी सी कोल्ड नज़र पड़ती है लेकिन वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा काइंड है। उनकी बातें सुनकर फेंग कहते हैं कि नहीं, तुम लोगों का धन्यवाद, लेकिन ये मेरा प्रॉब्लम है और मैं इससे एकेडमी के पीछे छिप नहीं सकता हूँ, इसे मुझे खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसी के साथ में अगले सीन में ह्यूमन एम्पर हाउस की इंपेरियल पैलेस को दिखाते हैं, जहाँ पर फेंग चला गया होता है और उसके सामने में किसी डाइटी का बहुत ही बड़ा स्टैचू होता है जिसे कि फेंग देख रहा होता है। और वहीं पर थोड़ी सी दूरी में डीन ग्रेट एल्डर को बता देता है कि क्या क्या हुआ है। जो सब सुनकर ग्रेट एल्डर भी थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए कहता है कि लगता है कि नांदो हाउस कोई बहुत ही बड़ा मूव चलने वाला है। वहीं पर फेंग को दिखाते हैं जो कि उस स्टैचू को देखते हुए सोच रहा होता है कि कितना पावरफुल और इस स्टैचू में से निकल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा वॉइड मार्शल आर्ट्स का पावर को यही कंट्रोल कर रहा है और वो अपने घुटने पर आने ही वाला होता है, लेकिन वो जल्दी से अपना बैटल इंटेंट का पावर का यूज करने लगता है। जो देखकर डीन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहने लगता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उसका कुछ करने देने से पहले ही ग्रेट एल्डर उसे रोक देता है और कहता है कि उसे कुछ भी मत करो, उसे मत छुओ। वहीं पर वो स्टैचू अपने आँख से एनर्जी बीम का यूज करके फेंग पर अटैक कर देता है। जो सब देखकर डीन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी ग्रेट एल्डर एक गार्ड से कहता है कि बिना मेरे ऑर्डर के किसी को भी इंपेरियल पैलेस में एंटर करने मत देना, जिसका बात मानकर वो गार्ड चला जाता है। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि नांदो हाउस फेंग चेन को किडनैप करके फेंग हाउ के एकेडमी से बाहर निकाल कर ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि नांदो हाउस वाला फेंग चेन को किडनैप करके फेंग हाउ को एकेडमी से बाहर निकाल कर उसका काम तमाम कर देना चाहता है। इसलिए आखिर हम लोग फेंग हाउ को बाहर जाने कैसे दे सकते हैं। हालांकि फेंग हाउ ने नांदो हाउस को ग्रैंड कॉम्पिटिशन में हरा दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें फेंग का असली पोटेंशियल का पता नहीं होना चाहिए ना। अगर हम लोग रैशली सिर्फ एक ही स्टूडेंट के खातिर वॉर स्टार्ट कर देते हैं तो ये मैटर काफ़ी जल्दी एक्सपोज हो जाएगा और हमें नांदो हाउस का रेज का भी सामना करना पड़ सकता है। तभी डीन पूछता है तो क्या इसका मतलब हम लोग सिर्फ ऐसे ही बैठकर देखने के अलावा और कुछ नहीं करने वाले हैं क्या। ग्रेट एल्डर कहता है कि नहीं, हम लोग हार मानने वाले नहीं है। अब जबकि वो लोग शैडो में ऑपरेट कर रहे हैं तो हम भी उसे सीक्रेट में ही रेस्क्यू करेंगे। डीन पूछता है कि आपका मतलब है कि आप इंपेरियल गार्ड को मोबिलाइज करके ये मैटर को हैंडल करेंगे। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हाँ, मैं ये मैटर तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूँ। और अगर बात करें फेंग हाउ की आइडेंटिटी की तो वो एकदम कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा, तुम समझ रहे हो ना। डीन कहता है कि हाँ, मैं समझ गया हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद में वो फेंग को देखकर खुद से कहता है कि ये लिटिल फेलो तो सच में एक मिरेकल है।
अब इसके कुछ देर के बाद में फैंग के कॉन्शियसनेस को दिखाते हैं, जहाँ पर वो अपने आप को एक अजीब से जगह में पाकर कहने लगा होता है कि आखिर ये मैं कहाँ आ गया हूँ। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, तो तुम फाइनली आ ही गए। ये आवाज़ सुनकर वो जल्दी से पीछे मुड़कर उसी स्टैचू के शैडो को देखकर पूछते हैं कि आप कौन है। वो शैडो कहता है कि मैं वॉइड मार्शल आर्ट्स बॉडी का फर्स्ट जनरेशन का होल्डर हूँ। ये सुनकर फैंग जल्दी से उसके सामने झुककर उसे ग्रीट करने लगता है। वो उससे उठने के लिए बोलकर कहते हैं कि तुम सुप्रीम फिजिकल बॉडी को कल्टीवेट कर लिए हो और वॉइड मार्शल आर्ट्स के पावर को भी मास्टर कर लिए हो। तुम काफ़ी अच्छी तरह से सही रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन तुम्हें अभी भी बाकी का 8 एट्रीब्यूट को जल्दी से जल्दी कंप्रेहेंस करके एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा और पूरी तरह से वॉइड मार्शल आर्ट्स के पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा। तब जाकर तुम ह्यूमन रेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर कर सकोगे, प्रोटेक्ट, डेवलप और हमारे ह्यूमन रेस को और ताकतवर बना सकोगे। फैंग उसकी बातें सुनकर कहता है कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा। वहीं पर वो अपने बात को पूरा करते हुए कहता है कि अब जबकि तुम ऑलरेडी सुप्रीम बॉडी को टेम्पर कर लिए हो और वॉइड के पावर को भी मास्टर कर लिए हो, तो अब मैं तुम्हें 2 सीक्रेट टेक्निक पास ऑन करता हूँ, जिसका नाम सुप्रीम डीमन सीलिंग सील और हेवन ओवर टर्निंग हैंड सील है। वो नाम सुनकर फैंग कहता है कि हेवन ओवर टर्निंग हैंड सील को मैंने पहले ही कल्टिवेट कर लिया है। इसके जवाब में लॉर्ड कहते हैं कि नहीं, जो तुम कल्टीवेट किए हो वो सिर्फ उसका एक फ्रेगमेंट है। जो सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। वहीं पर लॉर्ड उससे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा अभी का हैंड सील का पावर गैदर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये सीक्रेट टेक्निक को कल्टीवेट करने के बाद में उसका स्पीड बढ़कर 100 गुना हो जाएगा। वो सब सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर सोचता है कि तो इसका मतलब अब तो मैं ऑर्डिनरी सेंट का फर्स्ट लेवल में होने के बावजूद भी पीक लेवल वाले को भी फाइट कर पाऊंगा और यहाँ तक कि मैं ग्रेट सेंट वाले से भी फाइट कर लूँगा। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर पूछता है, तो अब ये सुप्रीम डीमन सीलिंग सील क्या है। लॉर्ड बताते हैं कि ये टेक्निक तुम जो 5 एक्सट्रीम एट्रीब्यूट को पोजेस करते हो उन्हें एक साथ मिलाकर अटैक करने वाला टेक्निक है। अगर तुम उन 5 को एक साथ मिलाकर अनलिस्ट कर देते हो तो तुम कुछ ख़त्म ना किया जाने वाले बीइंग को सप्रेस कर सकते हो। ये सब सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि अब तो मैं ना सिर्फ डिफेंस कर सकता हूँ बल्कि मैं अटैक भी कर सकता हूँ। तभी लॉर्ड आगे का बात बताते हुए कहते हैं कि ये सुप्रीम डीमन सीलिंग सील को कल्टीवेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैं सिर्फ इस स्किल में ग्रेट सक्सेस सेनियन माउंटेन की एंडलेस स्काई फायर डोमेन भी अचीव कर पाया था। सिर्फ सुप्रीम डीमन सील और हेवनली हैंड सील को पूरी तरह से अनलिस्ट करने के बाद में ही कोई पूरे हेवन और अर्थ को ओवरटर्न कर सकता है। ये बोलकर वो उन दोनों टेक्निक को उसके माइंड में भेज देता है। भेजने के बाद में वो उससे कहता है कि तुम ह्यूमन एम्परर पैलेस का नया डिवाइन लॉर्ड बनोगे, ह्यूमन रेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करोगे और रेस को और आगे लेकर जाओगे। मैं कुछ हेल्पर को छोड़कर आया हूँ जो लोग तुम्हारा ज़रूर हेल्प करेंगे। वो लोग तुम्हारे डिवाइन पोजीशन को लेने में हेल्प करेंगे और हाँ, उस काले बॉक्स को ओपन करना मत भूल जाना, क्योंकि वो भी बहुत ही बड़ा हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। अब मैं ह्यूमन रेस को तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ। ये बोलने के बाद में उसका आखिरी डिवाइन कॉन्शियसनेस का फ्रेगमेंट भी गायब हो जाता है। जो देखकर फैंग थोड़ा सा रोते हुए कहता है कि मैं ज़रूर करूँगा। वहीं पर उस लॉर्ड का ऑरा को पूरी तरह से गायब होता देखकर ग्रेट एल्डर समझ जाते हैं कि उसका आखिरी बचा हुआ डिवाइन कॉन्शियसनेस भी गायब हो गया है, इसलिए वो उसे एक आखिरी बार पूरी तरह से झुककर ग्रीट करता है। तो वहीं पर बाहर में डिवाइन लॉर्ड का प्रोटेक्शन को गायब होता देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि उनका आखिरी ऑरा भी चला गया है। जो देखकर वो सभी लोग भी उन्हें झुककर आखिरी बार ग्रीट करने लगते हैं। अब इसी के साथ में फिर से पैलेस को दिखाते हैं, जहाँ पर ग्रेट एल्डर जो कि ह्यूमन एम्परर हाउस का लेफ्ट गार्डियन होता है, वो फैंग के सामने में झुककर ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं दोंगफेंग झेंग वॉइड मार्शल लॉर्ड को ग्रीट करता हूँ। फैंग उसे रोकते हुए कहता है कि आप मुझे फैंग हाउ बुला सकते हैं और मेरा वॉइड मार्शल लॉर्ड होने वाला बात को आप प्लीज़ सीक्रेट रखिएगा। वो कहते हैं कि हाँ, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं समझता हूँ। तभी फैंग बैठकर उनसे साउथ का कुछ फोर्सेस के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि नांदो हाउस ह्यूमन रेस का टेरिटरी का साउथ वेस्ट पार्ट को पूरी तरह से ऑक्यूपाई किया हुआ है और उसका इन्फ्लुएंस में 30 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन आ गया है। र्यूमर्स तो ये भी कहते हैं कि करंट मैंसन मास्टर एक मिस्टिकल बॉडी को पोजेस करता है और उसका पावर नांदो बॉडी से कम नहीं है और उसका ताकत भी काफ़ी ज़्यादा अनफेथमेबल है। फैंग कहता है कि वो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे फादर अभी तक खतरे में नहीं होंगे।
लेफ्ट गार्डियन कहते हैं कि अगर प्लान फेल भी हो जाता है तो भी मैं कुछ लोगों को नांदो मैंशन में चुपके से भेज दूंगा और पहला एक मौके को ढूंढकर आपके फादर को रेस्क्यू करवा दूंगा और नांदो हाउस का प्लान को पता करूंगा और जब टाइम आएगा तब हम काफ़ी कम कॉस्ट के साथ में नांदो हाउस को ख़त्म कर देंगे। फैंग उसके लिए थैंक्स बोलकर कहता है कि पहले मैं तियानवो कॉन्टिनेंट जाना चाहता हूँ। अब इसी के साथ में अगले सीन में तियानवो कॉन्टिनेंट के फैंग फैमिली को दिखाते हैं जहाँ पर वहाँ के फैंग फैमिली पर भी अटैक हो रहा होता है और शील्ड के अंदर में छुपे फैंग फैमिली को देखकर वो उन्हें प्रोवोक करते हुए कह रहा होता है कि क्या फैंग फैमिली वाले सभी लोग डरपोक है। वहीं पर फैंग फैमिली वाले को दिखाते हैं जो लोग कहते हैं कि वो लोग बारी बारी से अटैक कर रहे हैं जिससे हमारा डिफेंसिव फॉर्मेशन का पावर धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। एक फैमिली मेंबर कहता है कि इतने सारे मास्टर एक साथ अटैक कर रहे हैं, आखिर हमारा डिफेंसिव फॉर्मेशन कितना टाइम तक चल पाएगा। पैस्ट्रेज देखते हुए बताता है कि अभी के रेट के दम पर तो 1 से 2 महीने तक ही चलेगा। जो सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहने लगे होते क्या, इसका मतलब क्या हमारा फैंग फैमिली का ख़त्म होने का टाइम आ गया है। एंसेस्टर कहते हैं कि ज़्यादा चिंता मत करो, वो लोग हमारे फैंग फैमिली को इतना आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। वो लोग हमारे फैंग फैमिली पर अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब वो लोग ज़रूर फैंग हाउ को बाहर निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं। हम फैंग हाउ को वापस आने तक हमें उन्हें रोकना ही पड़ेगा। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हुए कहते हैं कि हाँ, फैंग फैमिली वाले अपने आखिरी सांस तक फाइट करेंगे। और यही कहने के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।